एक प्रसिद्ध कहावत है, ज्ञान में किया गया निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है। आज हम इसी निवेश पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये निवेश शेयरों या बॉन्ड में नहीं, बल्कि भारत के भविष्य में है। और ये भविष्य इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि हमारे ज्ञान के मंदिर यानी हमारे विश्वविद्यालय और हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन यानी हमारी कंपनियां। हाँ, हमारी कंपनियां एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का केंद्र यही कनेक्शन है। हमारे पास द हिंदू में प्रकाशित एक लेख है जो एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछता है। भारत की कंपनियां अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब R&D का पैसा विश्वविद्यालयों की लैब्स में क्यों नहीं लगा रही? और ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। हम समझेंगे कि असल समस्या क्या है, दुनिया के बड़े देश क्या कर रहे हैं और भारत को क्या ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और ये टॉपिक सिर्फ UPSC एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी नहीं है। हालांकि उनके लिए तो ये इकोनॉमी और साइंस एंड टेक के लिहाज से बहुत अहम है। सही कहा। ये तो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई भी समझना चाहता है कि इंडिया की इकोनॉमी असल में कैसे ग्रो करेगी, तो उसे इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के इस कनेक्शन को समझना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले इस समस्या की गहराई को समझते हैं। लेख साफ कहता है कि भारत सिर्फ सरकारी अनुदान के भरोसे एक विकसित देश बनने का सपना पूरा नहीं कर सकता। हाँ, ये तो साफ है। लेकिन जब हम प्राइवेट कंपनियों के R&D खर्च की बात करते हैं, तो उसे अक्सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की तरह देखा जाता है, जैसे कोई चैरिटी हो। सही पकड़ा। समस्या की जड़ यही है। R&D को एक जरूरत, एक निवेश की तरह नहीं, बल्कि एक खर्चे की तरह देखा जाता है। और आंकड़े इस कहानी को और साफ कर देते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? भारत का GRD यानी ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D GDP का महज 0.65% है। एक मिनट, GRD, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि देश अपनी कुल कमाई का कितना हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है। तो भारत अपनी GDP का 1% से भी कम खर्च कर रहा है। 1% से भी कम? हाँ। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस 0.65% में से भी सिर्फ 2/5 हिस्सा यानी लगभग 40% प्राइवेट कंपनियों से आता है। अच्छा, मतलब आधे से भी कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में रिसर्च का ज्यादातर बोझ अभी भी सरकार या कहें कि टैक्स पेयर्स उठा रहे हैं। बिल्कुल। जबकि विकसित देशों में ये आंकड़ा एकदम उल्टा होता है। वहां कैसा है? वहां 60 से 70% R&D खर्च प्राइवेट सेक्टर करता है। अब जब हम इस अंतर को दुनिया की बड़ी कंपनियों के स्केल पर देखते हैं, तो असल तस्वीर सामने आती है। यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। लेख में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो सच कहूं तो हैरान करने वाले हैं। जैसे 2024 में मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी का R&D पर खर्च लगभग $44 बिलियन था। ये उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 1/3 है। 1/3? सोचिए, कंपनी जो भी कमा रही है उसका 1/3 हिस्सा वो भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने में वापस लगा रही है। और ये सिर्फ मेटा की कहानी नहीं है। अल्फाबेट मतलब गूगल, अमेज़न, एप्पल, सब की सब कंपनियां अरबों डॉलर इसी काम में लगाती हैं। ह्वावे का उदाहरण तो और भी अविश्वसनीय है। चीन की ये कंपनी 2024 में अपने रेवेन्यू का 20.8% R&D पर खर्च कर रही थी। मतलब हर 5 रुपए जो वो कमा रहे हैं, उसमें से 1 रुपया वापस रिसर्च में डाल रहे हैं। ये तो एक तरह से खुद को लगातार दोबारा बनाने जैसा है। यही वो मुख्य अंतर है जिसे हमें समझना होगा। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक मानसिकता का, एक कल्चर का फर्क है। वैश्विक दिग्गज कंपनियां R&D को अपने भविष्य के विकास का इंजन मानती हैं। भारत में कई कंपनियों के लिए यह आज भी एक ऑपरेशनल कॉस्ट या एक ऑब्लिगेशन की तरह है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में सब कुछ निराशाजनक है? क्या यहाँ कोई भी कंपनी इस ग्लोबल ट्रेंड को नहीं पकड़ रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेख के अनुसार भारत में भी कुछ उम्मीद की किरणें हैं। कुछ कंपनियां हैं जो इस मामले में लीडरशिप दिखा रही हैं। अच्छा, कौन सी कंपनियां हैं ये? जैसे टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 24 में अपने रेवेन्यू का 6.7% R&D पर खर्च किया। 6.7%? जी। ये रकम में कितना हुआ? ये हुआ 29,000 करोड़ से ज्यादा। वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और फार्मा सेक्टर तो इसमें और भी आगे है। सन फार्मा अपने ग्लोबल रेवेन्यू का 6.7% और डॉक्टर रेड्डीज अपनी बिक्री का लगभग 8.2% रिसर्च पर लगा रहे हैं। और ये सिर्फ पारंपरिक प्राइवेट सेक्टर तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो डिफेंस सेक्टर की एक सरकारी कंपनी है, उसने अपने टर्नओवर का 6.24% R&D पर खर्च किया। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि रणनीतिक क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता के लिए रिसर्च को गंभीरता से लिया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 4,100 करोड़ रुपए से ज्यादा का R&D खर्च दिखाया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां वैश्विक मानकों की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन ये तो ही कंपनियों की बात। क्या हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां ये कंपनियां और हमारे टॉप कॉलेज आसानी से मिलकर काम कर सके? बिल्कुल है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है IIT मद्रास रिसर्च पार्क। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। यह कोई साधारण ऑफिस बिल्डिंग नहीं है। यहाँ 200 से ज्यादा कंपनियां, बड़ी और छोटी, IIT के प्रोफेसरों और छात्रों के साथ मिलकर काम करती हैं। तो ये एक तरह से इनोवेशन का कोवर्किंग स्पेस हो गया, जहां एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का इंजीनियर और एक छोटा सा AI स्टार्टअप चलाने वाला छात्र एक ही कैंटीन में चाय पीते हुए मिल सकते हैं और शायद वहीं से कोई नया आइडिया जन्म ले ले। वाह, आपने एकदम सही समझा। ये एक जीवंत इकोसिस्टम है जहां थियरी और प्रैक्टिकल रोज मिलते हैं। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की भी एक दिलचस्प पहल है, IDEX। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। हाँ, इसका मकसद है स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों को हमारी सेना के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सीधे रिसर्च लैब से जोड़ना। और सेमीकंडक्टर का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी रहेगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी तो यही काम कर रहा है। बिल्कुल। गुजरात के सानंद में जो माइक्रोन का प्रोजेक्ट लग रहा है, वो इसका बड़ा उदाहरण है। मिशन ये सुनिश्चित कर रहा है कि इंडस्ट्री का इतना बड़ा निवेश एकेडमिक साझेदारी और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े। तो ये सिर्फ फैक्ट्री लगाने की बात नहीं है। नहीं, बल्कि उस फैक्ट्री को चलाने और भविष्य में उसे बेहतर बनाने के लिए जरूरी टैलेंट और रिसर्च का इकोसिस्टम बनाने की भी बात है। ठीक है, तो ये साफ है कि नींव मौजूद है। हमारे पास सफल कंपनियों के उदाहरण हैं और सफल साझेदारी के मॉडल भी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे कुछ चुनिंदा सफलताओं से निकालकर एक राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बनाया जाए। यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अच्छी बात यह है कि लेख में इसके लिए एक बहुत ही व्यावहारिक 5 सूत्रीय एक्शन प्लान का प्रस्ताव दिया गया है। अच्छा, एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है? हाँ, और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं, बल्कि ठोस कदम है। चलिए, तो फिर इस ब्लूप्रिंट को एक-एक करके समझते हैं। पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य तय करना। स्पष्ट लक्ष्य। हाँ, अंदाजी से काम नहीं चलेगा। लेख का सुझाव है कि ऑटो, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हमारे प्रमुख सेक्टरों के लिए 3 साल के R&D टू सेल्स रेशियो का एक टारगेट तय किया जाना चाहिए, जो हर साल बढ़े। इससे एक अकाउंटेबिलिटी आएगी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी IP को लेकर एक साफ फ्रेमवर्क बनाना। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर प्रोफेसरों पर पब्लिश करने का दबाव होता है और कंपनियों को उसे सीक्रेट रख के पेटेंट कराने की जल्दी। सही कहा। इस टकराव को सुलझाना होगा। हमें ऐसे नियम बनाने होंगे जो अकादमिक प्रकाशन को भी इनाम दे और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल को भी। एक ऐसा मॉडल जहां दोनों की जीत हो। ठीक है, तो पहला कदम हुआ साफ लक्ष्य और नियम बनाना। अब आते हैं दूसरे कदम पर, जो कि पैसे से जुड़ा है। दूसरा कदम है सहवित्त पोषित परियोजनाओं को पुरस्कृत करना। इसे मैचिंग ग्रांट्स भी कहते हैं। अच्छा, मैचिंग ग्रांट्स। इसका मतलब बहुत सीधा है। जब कोई इंडस्ट्री किसी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में 1 रुपया लगाती है, तो सरकार भी अपनी तरफ से 1 रुपया दे। वाह, इससे तो इंडस्ट्री का जोखिम आधा हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। बिल्कुल। और इसी में एक और शानदार आइडिया है। विश्वविद्यालयों में ऐसी पायलट लाइंस और टेस्ट बेड्स बनाने की जरूरत है जिन्हें इंडस्ट्री घंटे के हिसाब से किराए पर ले सके। मतलब एक छोटी कंपनी या स्टार्टअप जिसे कोई महंगा उपकरण टेस्ट करना है, उसे करोड़ों की मशीन खरीदने की जरूरत नहीं। वो बस पास के किसी IIT या ISC में जाकर कुछ घंटों के लिए उस मशीन को बुक कर सकते हैं। ये तो वाकई गेम चेंजर हो सकता है। ये इनोवेशन को डेमोक्रेटाइज करने जैसा है। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। चलिए, अब तीसरे कदम पर आते हैं, जो टैक्स से जुड़ा है। हाँ, तीसरा कदम है रिसर्च के लिए टैक्स सिस्टम को आधुनिक बनाना। लेख का सुझाव है कि टैक्स में वेटेड डिडक्शंस को ठोस परिणामों से जोड़ा जाना चाहिए। एक मिनट, फिर से एक टेक्निकल टर्म, भारित कटौती या वेटेड डिडक्शन, इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब बहुत सीधा है। मान लीजिए कंपनी ने यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर रिसर्च पर 100 रुपए खर्च किए। एक सामान्य टैक्स छूट में वो 100 रुपए पर ही छूट का दावा कर सकती है। लेकिन वेटेड डिडक्शन में सरकार कह सकती है कि अगर आपने इस रिसर्च से एक पेटेंट फाइल किया
या कोई सफल क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया? बिल्कुल। तो हम मानेंगे कि आपने 100 नहीं बल्कि 150 रुपए खर्च किए, यानी आपको अपनी असल लागत से ज्यादा पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसा खर्च करने पर छूट नहीं, बल्कि कुछ नतीजा दिखाने पर एक तरह का बोनस है। एकदम सही। ये पूरी प्रक्रिया को परिणाम उन्मुख मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। ये बात तो समझ आती है, टैक्स को नतीजों से जोड़ दो। लेकिन पैसा और नियम एक तरफ, क्या हमारे प्रोफेसर्स और इंडस्ट्री मैनेजर्स एक साथ काम करने के लिए वाकई तैयार हैं? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और यही हमारा चौथा कदम है, सहयोग करना सिखाना। सहयोग करना सिखाना? हाँ, हम ये मानकर चलते हैं कि एक बेहतरीन प्रोफेसर और एक शार्प इंडस्ट्री मैनेजर बस एक कमरे में बैठकर अपने आप काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है ट्रेनिंग। विश्वविद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो प्रोफेसरों और पीएचडी छात्रों को इंडस्ट्री के साथ काम करने के तरीके सिखाएं। जैसे कि उन्हें सिखाया जाए कि आईपी पर बातचीत कैसे करें, प्रोजेक्ट की डेडलाइन कैसे मैनेज करें और इंडस्ट्री की समस्याओं को एकेडमिक रिसर्च में कैसे बदलें। ये एक स्किल है जिसे सिखाने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी तरह पीएचडी छात्रों को कंपनियों में इंटर्नशिप और दोहरी भूमिकाएं देनी चाहिए, जहां वे लैब और ऑफिस दोनों का अनुभव ले सकें। तो ये एक तरह से दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की बात है। बहुत खूब। और अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के पांचवें और अंतिम कदम पर। पांचवा और अंतिम कदम है ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हाँ, लेख का सुझाव है कि शेयर बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों के लिए ये अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में साफ-साफ बताएं कि उन्होंने R&D पर कुल कितना पैसा खर्च किया और उसमें से कितना हिस्सा भारतीय विश्वविद्यालयों को गया। एकदम सही। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट करने से क्या होगा? जब कोई चीज सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट की जाती है तो वो कंपनी के बोर्डरूम में चर्चा का विषय बन जाती है। शेयर होल्डर सवाल पूछते हैं। अच्छा, तो एक तरह का दबाव बनता है। हाँ, और एक और बात, जब इन रिसर्च के परिणामों को भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा तो इससे समाज में रिसर्च को एक करियर के रूप में देखने की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यह क्षेत्र और ज्यादा टैलेंट को अपनी ओर खींचेगा। बिल्कुल। तो जब हम इन पांचों कदमों को एक साथ देखते हैं, स्पष्ट लक्ष्य, मैचिंग ग्रांट्स, नतीजों पर आधारित टैक्स, सहयोग की ट्रेनिंग और पारदर्शिता, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये रिसर्च को देश की इकोनॉमिक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनाने का ब्लूप्रिंट है। निश्चित रूप से ये रोड मैप दिखाता है कि समस्या की पहचान हो चुकी है और समाधान भी हमारी पहुंच में है। बस अब इसे लागू करने के लिए राजनीतिक और औद्योगिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो कुल मिलाके संदेश साफ है, भारत के पास प्रयोगशालाएं हैं, प्रतिभा है और बाजार भी है। हाँ, सब कुछ है। इंडस्ट्री को पारदर्शी लक्ष्य निर्धारित करने, सरकार के साथ मिलकर निवेश करने और सहयोग करने की कला सीखने की जरूरत है। और हमारे एकेडमिक संस्थानों का काम भी उतना ही सीधा है। उन्हें अपने रिसर्च को ऐसे प्रोजेक्ट्स में बदलना होगा जिनका कोई मापने योग्य मूल्य हो। इंडस्ट्री के सवालों का स्वागत करना होगा और अपनी सफलता का प्रमाण दुनिया को दिखाना होगा। अगर ऐसा होता है तो जैसा कि लेख में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, अनुसंधान केवल एक इच्छा नहीं बल्कि भारत की एक राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बन जाएगा। एक नेशनल सप्लाई चेन ऑफ रिसर्च। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ, जो सीधे लेख से आता है। बताइए। लेख में एक बहुत गहरी बात कही गई है। भारत की ज्ञान परंपराएं टेक्नोलॉजी को हमेशा एक व्यापक मानवीय दृष्टिकोण से देखती हैं। ये सिर्फ मशीन बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, यह मानवता पर उसके प्रभाव को समझने के बारे में भी है। तो आज का विचार ये है, आर्थिक विकास से परे अगर कॉर्पोरेट R&D को भारत की अद्वितीय दार्शनिक और मानवतावादी ज्ञान परंपराओं के साथ जोड़ा जाए तो क्या हम ऐसे इनोवेशन कर सकते हैं जो न केवल लाभदायक हों बल्कि अधिक नैतिक और सामाजिक रूप से जागरूक भी हों? ये एक ऐसा प्रश्न है जो भविष्य के भारत की दिशा तय कर सकता है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहेंगे।